Hello guys, I am Bhavishya from Future is More Academy, or I am back again with a new topic. What is remoteness of damages? So let's start. So let's start with remoteness of damages. Remoteness of damages से हमारा यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है? तो मतलब कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस हमें ये बताता है कि मतलब जो हमने किसी को भी डैमेज दिया तो उसके लिए हम हमें उसे कितना डैमेज उसे देना पड़ेगा और हम कितने डैमेज के लिए हम लायबल हैं। ये होता है हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस का मतलब। थोड़ा सा बाकी हम इसमें पढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। तो जनरली रूल ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स, डिफेंडेंट हैव टू पे फॉर द डैमेजेस एंड द लायबिलिटी टू कॉज द प्लेंटिफ। जनरली देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट ने भैया मैंने कोई गलती करी है तो मेरे को उसके डैमेजेस उसे देने पड़ेंगे। लॉ ऑफ टॉर्ट का जनरली रूल ये तो सबको पता ही है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। वंस अ डैमेज इज कॉज्ड बाय रॉन्ग देयर हैव टू बी लायबिलिटीज एक्सेप्ट सम सिचुएशंस, बट द पॉइंट इज टू बी दैट हाउ मच लायबिलिटी कैन बी फिक्स्ड एंड व्हाट फैक्टर डिटरमाइंस इट। मतलब कि भाई एक मैंने डैमेज करा किसी को, उसकी तो मेरे को लायबिलिटी से देनी पड़ेगी, लेकिन मुझे उसको उसकी डैमेज की लायबिलिटी कहां तक देनी पड़ेगी और कितनी देनी पड़ेगी, ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा क्लियर करता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। मतलब कि मैंने कोई गलती कर दी, मेरे से हो गई गलती भाई, चाहे मैंने नेग्लिजेंटली कर ली, मैं सपोज मैं गाड़ी तेज चला कर आ रहा था, मैंने किसी को ठोक दिया, तो मैंने जिसको ठोका है भाई ठीक है मैं ठोक दे, मैं उसकी लाइबिलिटी पे करने को उसको तैयार हो, तो भाई मेरे को कितनी करनी है सब मेरे को कोड बताती है कितनी करनी है, लेकिन कहां तक करनी है। अगर मैंने उसको चेन ऑफ एक्ट में करा है तो मेरे को किस किस को लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी, किस किस को नहीं करनी पड़ेगी, ये सब हम देखेंगे रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के। Thus the doctrine of remoteness of damages is the one such principle to be know about this। एक यही डॉक्ट्राइन है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, जिससे हमें इन चीजों के लाइबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि हमें कितनी और कहां तक देनी है। द डैमेज में भी प्रोक्सीमेट और माइट भी रिमोट और टू रिमोट। जो हमारा डैमेज होगा या तो वो प्रोक्सीमेट होगा, भाई मैंने ठोका ठीक है मैंने पैसे दिए ठीक है हो गया, या माइट भी रिमोट। माइट भी रिमोट से हमारे यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, जैसे भाई मैंने किसी को ठोका, उससे जो जो ठुका उससे कोई और भी आगे ठुक गया, तो भैया इसमें ये माइट भी रिमोट होगा ना, थोड़ी लंबी चेन हो गई। और इसका अगर हम देखें और टू रिमोट, मतलब कि एक हम ये हम टू रिमोट अपने नेक्स्ट एग्जाम केस लॉ से ही समझ सकते हैं। मतलब जैसे मैंने थोड़ा सा केस का ही बताया, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने एक पटाखा जलाया, पटाखा जला के मैंने भीड़ के बीच में फेंक दिया, भीड़ के बीच में पटाखा फेंका, उससे उस भीड़ में से एक बंदे ने अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर फेंक दिया, दूसरे ने तीसरे पे फेंका, तीसरे ने चौथे पे फेंका, चौथा इंजर्ड हो गया, तो इसमें तो मैं ही लाइबल हुआ ना एक तरीके से। लाइबल कौन हुआ, मैं हुआ, क्योंकि मैंने पटाखा भीड़ में क्यों फेंका, एक तरीके से तो लाइबल मैं ही हुआ, क्योंकि भाई पटाखा बीच में फेंकने से किसी को वो पहला भी हो सकता था, अगर वो ना फेंकता वो पहला भी इंजर्ड हो सकता था, लेकिन चौथा हुआ तो मेरे को चौथे को भी देना पड़ेगा, पहले को भी देना पड़ेगा, दूसरे को भी देना पड़ेगा और तीसरे को भी देने का, सबको देना पड़ेगा एक से चार तक। ये हुआ हमारा टू रिमोट, मतलब चेन एक्ट हो गया, चेन ऑफ एक्ट हो गया, मतलब कि मैंने पूरा एक जो एक्ट करा पूरी चेन जो करा, एक से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, चाहे कितना भी लंबा हो, लाइबल तो मैं ही होऊंगा ना, क्योंकि एक्ट किससे शुरू हुआ था, एक्ट मेरे से शुरू हुआ था। ये होता है रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। तो सबसे पहले हम एक केस लॉ पढ़ते हैं, द स्कॉट वर्सेस शेपर्ड। वही केस लॉ जो मैं आपको एग्जांपल में भी समझा रहा था। इन दिस केस द डिफेंडेंट थ्रू अ लाइटेड क्यूब इनटू अ क्राउड। द डिफेंडेंट था, उसने एक लाइटेड क्यूब फेंका क्राउड के अंदर, इट फेल अपॉन ए, ये ए के ऊपर गिरा, और व्हेन ए ट्राइड टू प्रिवेंट इंजरी टू हिमसेल्फ, ए ने अपने आप को बचाने के लिए ही थ्रू इट फर्दर, उसने कहीं और फेंका, which then fell upon बी, और वो बी के ऊपर जाके गिरा, who also tried to prevent injury to his own, तो उसने भी अपने आप को बचाने के लिए, अपनी इंजरी बचाने के लिए, own self in the same manner, and that is when it fell upon the plaintiff, और वहीं वो सी के ऊपर गिरा जो हमारा प्लेंटिफ था। तो इसके अंदर क्या हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल बिकॉज दो द एक्ट वॉज फारदेस्ट रिमोट फ्रॉम द डैमेज, इट वॉज प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ द डैमेज एंड ही वॉज द रियल रॉन्गडोर हु स्टार्टेड द चेन ऑफ एक्ट। मतलब कि इसमें हमारा जो डिफेंडेंट होगा वो लाइबल होगा भैया, क्योंकि एक्ट तो उसी ने शुरू करा था ना। वो अगर ये चीज ना फेंकता क्राउड के बीच में, क्योंकि उसको नॉलेज थी, अगर जैसे आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है टॉर्च की, तो मैंने आपको समझाया है कि अगर हमें नॉलेज हो इन चीजों की, मैंने नेग्लिजेंटली भी करा हो तब भी मैं लाइबल होऊंगा। जनरल रूल तो टॉर्च का ये कहता है ना कि भाई तुमने कोई एक्ट करा जिससे दूसरे को इंजरी हुई तो तुम्हें उसका देना ही पड़ेगा। यहाँ पे यही है कि मेरे को चेन ऑफ एक्ट, मैंने जिसके ऊपर फेंका भी नहीं था, मेरी कोई ये चीज नहीं थी कि सी डैमेज हो जाए, सी को इंजरी हो, लेकिन मैंने तो क्राउड के बीच में फेंका था,
क्राउड के बीच में ए ने बी को, बी को सी को, सी को डी को, ऐसे, तो मेरे को उन सबको कंपनसेशन देना पड़ेगा जो कोर्ट मेरे को बोलेगी। ये हुआ हमारा रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। शेपर्ड वर्सेस स्कॉट वर्सेस शेपर्ड में भी ये हुआ था केस में। अब हमारे पे आता है सेकंड केस, हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया था। इसके अंदर वो तो घोड़े अनअटेंडेड छोड़ जाता है, लेकिन दोबारा पढ़ते क्योंकि इंपॉर्टेंट केस है। ये मोस्टली टॉर्च की हर वीडियो में आता है। द डिफेंडेंट सर्वेंट्स नेग्लिजेंटली लेफ्ट द हॉर्स वैन अनअटेंडेड इन ए क्राउडेड स्ट्रीट। जो डिफेंडेंट था उसने हॉर्स वैन एक अनअटेंडेड क्राउडेड स्ट्रीट में छोड़ दी। वो अपने घोड़े अनअटेंडेडली, उनका जो सर्वेंट था वो बीच रोड पे छोड़ गया था, ऐसे अकेले, बिना किसी बंदे के साथ। द थ्रोइंग ऑफ ए स्टोन एट द हॉर्स बाय चाइल्ड, और एक बच्चे ने घोड़े के ऊपर पत्थर फेंक दिया जिससे घोड़े बिदक गए थे। मेड देम बोल्ट एंड अ पुलिसमैन इंजर्ड इन अटेम्प्ट टू स्टॉप देम विद ए व्यू टू रेस्क्यूइंग द वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑन द रोड। जिसकी वजह से, उन घोड़ों को रोकने की वजह से, एक पुलिसमैन जो था वो इंजर्ड हो गया था। पुलिसमैन इंजर्ड इसलिए हुआ था क्योंकि वो जो घोड़े थे वो एक औरतें और बच्चों की तरफ जा रहे थे, जिससे बच्चों को ज्यादा डैमेज हो सकता था और औरतों को ज्यादा डैमेज हो सकता था। तो पुलिसमैन ने उन घोड़ों को कैसे तैसे करके रोका, जिससे वो खुद इंजर्ड हो गया, और उसने अपनी इंजरीज क्लेम करने के लिए कोर्ट में केस फाइल करा, जिसकी भैया जो मेरे को इंजरीज क्लेम, मेरे को जो डैमेजेस हुए वो मेरे को क्लेम बैक करो तुम डिफेंडेंट। तो इसके अंदर डिफेंडेंट ने क्या रेस्क्यू लिया, वंस डिफेंस, डिफेंडेंट ने ये डिफेंस प्लीड करा कोर्ट से, बाय द डिफेंस वाज नोवस एक्टस इंटरवाइन। नोवस एक्ट इंटरवाइन हमारा मतलब यहाँ पे क्या हुआ, न्यू एक्ट इंटरवाइनिंग हुआ। मतलब कि भाई डिफेंडेंट ये कह रहा है इनडायरेक्टली, इसमें ये कह रहा है कि भैया इसमें मेरी गलती थोड़ी ना, इसमें तो बच्चे ने वो तुम पत्थर मारा घोड़ों के ऊपर, तब जाके घोड़े बिक के और घोड़े भागने लग गए इधर उधर, जिससे पब्लिक को हार्म होने लग गया था, हार्म होना शुरू हो जाता अगर पुलिस वाला नहीं रोकता तो और रिमोटनेस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, दैट इज मिसचीफ ऑफ ए चाइल्ड। मतलब ये चाइल्ड ने जो मिसचीफ करा, व्हाट द प्रोक्सीमेट कॉज, प्रोक्सीमेट कॉज क्या था, प्रोक्सीमेट कॉज इसके अंदर हुआ जो चाइल्ड था। एंड द नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट सर्वेंट्स वाज द रिमोट कॉज। मतलब जो हमारा जो उसके सर्वेंट ने जो नेग्लिजेंट कॉज करा था वो एक रिमोट कॉज था, वो बाय चांस उससे हो गया, अंदर छोड़ गया। लेकिन इसके अंदर कोर्ट ने उनसे ये कहा कि भाई चाहे तुमने उसे बच्चे ने पत्थर मारा, चाहिए तो कोई आदमी ही पत्थर मार सकता, तुम घोड़ों को अनअटेंडेड क्राउड में कैसे छोड़ के गए, ये तो तुम्हारी ही गलती हुई ना, तुम्हें उन्हें अनअटेंडेड छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर तुम उन्हें अनअटेंडेड छोड़ते ही नहीं तो ये चीज क्रिएट ही नहीं होती, ना वो पुलिसमैन इंजर्ड होता, ना घोड़े ऐसे भागते, चाहे कोई भी पत्थर मार देता, वो तुम्हारी हेडेक थी। इसमें जो डिफेंडेंट था वो हेल्ड लायबल हुआ और उसे उसकी इंजरीज देनी पड़ी। ये हुआ हमारा रिमोटनेस डैमेज का सेकंड केस, हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। तो रिमोटनेस ऑफ डैमेज को समझने के लिए हमें उसकी दो टेस्ट को भी समझना पड़ेगा। रिमोटनेस ऑफ डैमेज दो टेस्ट में डिवाइड है। देयर आर टू टेस्ट टू रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, फर्स्ट अ टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट एंड सेकंड टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अ टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट। मन रीजनेबल फोरसाइट से हमारा मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है, मतलब अगर हम नॉर्मली वे में देखें तो मतलब कोई ऐसा डैमेज हो जाना जो रीजनेबल हो, मतलब जैसे मैंने किसी को ठोका, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बार बार यही बता रहा हूँ, तो किसी को ठोका, जो उसके डैमेजेस होंगे वो मैं से दूंगा नॉर्मली में। चलिए पढ़ते क्या लिखा है, द डिफेंडेंट इज लायबल ओनली फॉर दोज कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच कुड बी फोरसीन बाय रीजनेबल मैन। मतलब जो डिफेंडेंट होगा वो लायबल होगा उन कॉन्सिक्वेंसेज के लिए जो फोर्सिंग कर जाएंगे रीजनेबल मैन के द्वारा। जैसे मैंने चोरी करी या मैंने कुछ भी करा, कुछ भी एग्जांपल ले लो, ठीक है, जो एक रीजनेबल मैन सोच सकता है ना कि भैया मेरे को इस चीज से डैमेज हुआ है तो मैं उस चीज को डैमेज दूंगा, सीधा सिंपल बात। जिसका मतलब यही हुआ रीजनेबल ऑफ फोरसाइट का मतलब की जो एक आप नॉर्मल इंसान आप सोचोगे कि भैया इसने मेरे को इतना डैमेज करा है, आप मेरे को बस इतना डैमेज मेरे को इससे दिलवा दो, ये हुआ हमारा रीजनेबल फोरसाइट का। और सेकंड हमारा क्या हुआ, डायरेक्टनेस, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। इसके अंदर क्या होता है, द डिफेंडेंट इज लायबल फॉर ऑल द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज रॉन्गफुल एक्ट। इसके अंदर जो डिफेंडेंट होगा वो अपने सारे एक्ट के, जो हमारे सारे एक्ट के कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके लिए लायबल होगा। वही एग्जांपल इसके अंदर आएगा, ए ने बी को, बी ने सी को, सी को डी को, जो मैंने आपको केस पढ़ाया था शेफर्ड वाला। इट इज नॉट नेसेसरी वेदर ही कुड हैव फोरसीन द रॉन्गफुल एक्ट और नॉट। इसमें नेसेसरी नहीं माना जाएगा चाहे उसने वो एक्ट को फोरसीन करा हो या नहीं करा हो। फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं और इसे समझने के लिए, इफ यू डन एन एक्ट बी, मतलब आपने एक एक्ट करा बी एंड फ्रॉम दिस एक्ट सी इज इंजर्ड, और आपके उस एक्ट की वजह से सी जो है इंजर्ड हो गया, देन डी इज इंजर्ड, उससे डी भी इंजर्ड हो गया, देन ई, उसके बाद ई भी इंजर्ड हो गया, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ई।
मतलब जो आपने इसके अंदर आप भी ई के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए। आप ई के लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों होंगे? क्योंकि आपने एक्ट बी करा है, आपने जो है एक्ट बी करा, इसलिए आप ई के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हुए। ये हुआ हमारा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। वो जो हमारा आएगा, जो हमारा वो केस था, वो आएगा टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस के अंदर कि आपने एक बी एक्ट करा, बी ने सी ने डी, आप सारे पूरे चेन ऑफ एक्ट के लिए आप ही लायबल हुए। ये होते हैं हमारे दोनों टेस्ट ऑफ रिमोट के, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के दोनों टेस्ट। तो टेस्ट ऑफ रिमोटनेस के दोनों पार्ट को समझने के लिए हमारा केस लॉज है द रीपॉलिस एंड फर्निस विद विल्डी एंड को लिमिटेड 1921। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा रीपॉलिस था भैया, उसने एक प्लैंक गिरा दिया था, मतलब उसके जो शिप था वो ब्लास्ट हो गया था, प्लैंक विल्डी को लिमिटेड से, कॉर्पोरेशन लिमिटेड से गिरा था। मतलब क्या होता है, इसका ना पेट्रोलियम का शिप था, मतलब पेट्रोल ट्रांसपोर्ट करता था इधर उधर, उसके अंदर पेट्रोल पहले हल्का हल्का लीक हो रहा था। लेकिन इन्होंने जो था उन्होंने प्लैंक गिराया, तो उससे वहां पे बोल्ट हमारे चिंगारी पैदा हुई, उस चिंगारी से पूरा का पूरा शिप उनका ब्लास्ट हो गया। और उस ब्लास्ट को उसने, मतलब इससे अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए इनके ऊपर केस करा। तो इनके ऊपर इसने केस करा कि भैया तुमने प्लैंक कैसे गिरा दिया, तुमने नेग्लिजेंटली प्लैंक गिराया है, उन्होंने सब कुछ प्रूव कर दिया। और यहाँ पे ये जीत गया। यहाँ पे इसलिए जीता क्योंकि जो उन्होंने प्लैंक गिराया वो उनको पता था कि अगर यहाँ पे अगर प्लैंक गिर गया, यहाँ पे अगर प्लैंक गिर गया तो यहाँ पे एक एक्ट हो सकता है। लेकिन उन्होंने इतना नहीं, उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ पे चलो छोटा मोटा डैमेज हो जाएगा लेकिन इतना नहीं होगा। लेकिन उनके डैमेज जो था ना, उन्होंने ये सोचा था कि चलो डैमेज हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भाई तुम्हें पता था कि यहाँ पे हो सकता है ये चीज, लेकिन तुमने फिर भी प्लैंक गिरा दिया, तो तुम इस चीज के लिए लायबल हो गए, क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि यहाँ पे ये चीज कोई सा भी एक्ट हो सकता है। चलो सामने सोचा कि एक्ट इतना होगा, लेकिन एक्ट इससे ही बड़ा होगा, दुगना हो गया। तो क्या इसमें ये लायबल हुए और ये रीपॉलिश जीत गया, मतलब उसका जो शिप ब्लास्ट हुआ था उसके पूरे डैमेजेस मिले। तो इसके बाद हमारा केस आता है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कॉर्पोरेशन। ये पहले ही पढ़ा रखा है मैंने अपनी थॉट वीडियो में। ये सारे जो मैं आपको केस पढ़ाता हूं ना, ये इंपॉर्टेंट केस, अगर वो केस मेरी वीडियो के अंदर रिपीट होके आ रहा है तो आप उस केस को जरूर पढ़ो। वो इंपॉर्टेंट केस है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, आपके वो काम आएगा ही आएगा। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी थी उसने नेग्लिजेंटली कुछ ग्राफ्स और कुछ ये हमारे रेलवे ट्रैक्स के साथ में छोड़ दिए थे, जिससे एक दिन वहां से वो निकली और उसके अंदर वहां से निकल के इसकी चिंगारी उन चीजों की वजह से, ग्रास वगैरह जो उन्होंने वहां पे सामान भी कुछ छोड़ रखा था रेलवे ट्रैक्स के साथ में, उनसे चिंगारी पैदा हुई और दूर जाके जहां पे स्मिथ का कॉटेज था उसके अंदर आग लग गई। उसके अंदर आग लगने की वजह से स्मिथ ने भैया इनके ऊपर केस फाइल करा। उसने ये बोला कि भैया जो मेरे को डैमेजेस हुए हैं तुम मेरे डैमेजेस क्लेम करो। तो ये कहता है कि भैया हमारा तो इतना दूर था हमारे से, तो हमारी क्या गलती है इसके अंदर। लेकिन कोर्ट ये कहता है कि आपने वहां पे ये चीज क्यों छोड़ी, या जो आपका वो मिसलेनियस सामान था या कोई आपका काम का भी सामान था वो आपने क्यों छोड़ा, आपने नेग्लिजेंटली छोड़ा। आपने वहां पे जो वो चीजें खड़ी कर रखी थी उससे चिंगारी पैदा हुई और उस चिंगारी की वजह से उसके कोटे में जाके आग लग गई। उसके कोटे की आग लगने की वजह से उसको बहुत सारा डैमेज हुआ, उसका लॉस हुआ। बहुत दूर जो था, चाहे वो दूर हो या पास हो, लेकिन उसके अंदर तो उसका डैमेज तो हुआ ही है ना। तो इसमें कोर्ट ने नहीं कहा कि भैया आप इनके डैमेजेस फुलफिल करो, क्योंकि आपने नेग्लिजेंस का, आपको मैंने टोर ने बताया है, चाहे आप कोई सी भी नेग्लिजेंस करो आपको उसके डैमेजेस उसे देने ही पड़ेंगे। नेग्लिजेंस के अंदर जो आपने नेग्लिजेंटली वहां पे सामान छोड़ रखा था, आपको उनके डैमेजेस फुलफिल करने पड़ेंगे। और यहाँ पे ये जीत गया था। और ये हमारा दोनों के दोनों केस यहाँ पे जो था हमारा डायरेक्टनेस में आते हैं, टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस में आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर एक केस हुआ ओवरसीज टैंक शिप्स यूके लिमिटेड एंड मोर्सडॉक इंग्लैंड कॉर्पोरेशन, जो 1961 में हुआ था। इसमें जिसे हम वाउंड माउंटेड केस के नाम से भी जो फेमस है। इसमें क्या हुआ था कि भैया जो हमारा केस था उससे तेल बहता रहा, उन्हें नहीं पता चला कि इसके अंदर से ऑयल बह रहा है, और ऑयल बह के पूरे पानी में बहता रहा। और दूर यहाँ पे ओवरसीज टैंक शिप के यहाँ पे जाके जहां पे वेल्डिंग का काम होता था वहां पे तेल चला गया। 60 घंटे बाद पहुंचा था, चाहे वो वहां पे तेल चला गया और वहां पे जाके लग गई आग, ठीक है। वहां पे जाके आग लग गई, ठीक है। तो उनकी आग जो, क्योंकि वहां पे वेल्डिंग होता था और वो ऑयल और उस चिंगारी की वजह से जैसे वो ऑयल में गिरी वहां जाके आग लगी और उनका पूरा प्लांट ब्लास्ट हो गया। तो उन्होंने अपने डैमेजेस क्लेम करने के लिए इनके ऊपर केस करा कि भैया जो हमारे डैमेजेस हुए हैं आप दोनों में। लेकिन तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई उनको क्यों डैमेजेस तुम्हें देंगे, उसमें उनकी तो गलती है ही नहीं। उन्हें पहली बात तो पता ही नहीं था कि भाई ऐसा ऐसा हमारा ऑयल लीक हो रहा है। अगर उन्हें पता भी होता चलो ऑयल लीक हो रहा है तब भी वो डैमेजेस नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि भाई इन्होंने इतनी दूर का थोड़ा सोचा था, तुम बहुत दूर हो। इसका तो फिर भी चलो एक बार को 200 मीटर में था,
इनका तो बहुत दूर था, 60 घंटे बाद पहुंचा। उन्होंने सोचा तो ना था कि यहाँ पे ऐसे वेल्डिंग का काम हो रहा होगा और तुम्हारे यहाँ पे जाके आग लग जाएगी, तो इसके अंदर इसे डैमेजेस नहीं मिले और ये जीत गए। ये है हमारा टोटल रिमोटनेस और डैमेजेस के अंदर कि कैसे हम किसी चीज के लिए लायबल होते हैं और किसी चीज के लिए लायबल नहीं होते। थैंक यू। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।